Welcome all of you on DS Nursing Classes। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा अपना नॉर्सेट 09 के मेंस को ध्यान रखते हुए और आने वाले एग्जाम आरआरबी और एसजीपी एजीआई को ध्यान रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन से उनके साथ ही जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसको भी हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इनमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो अपेंडिसाइटिस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। ऑप्शन बी है रिबाउंड टेंडरनेस एट मकबर्नीज पॉइंट। ऑप्शन सी है हार्ट बर्न रिगर्जिटेशन एंड डिस्पेजिया। ऑप्शन डी है हेमेटेमेसिस और मिलेना। तो बात करें अपन अपेंडिसाइटिस की, एक कॉमन सी प्रॉब्लम है अपेंडिसाइटिस, उसको डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अपेंडिसाइटिस को पढ़ते हैं यहाँ। अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस की बात करें तो इसमें होता है क्या है, इसमें होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जो अपनी अपेंडिक्स होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो पार्ट है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना अपेंडिसाइटिस कराता है। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाना अपेंडिसाइटिस कराता है। अगर इसे आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका, तो आपको मोस्ट कॉमन कोज ध्यान रखना है फीकोलिथ। फीकोलिथ होता है सबसे कॉमन कोज। फीकोलिथ का मतलब होता है क्या है, जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है, अपेंडिक्स में स्टूल का कलेक्शन हो जाना, कलेक्शन ऑफ स्टूल। जब भी अपन फूड खाते हैं उसका कोई भी भाग, स्टूल का पार्ट अपेंडिसाइटिस में जाके फंस जाता है, वहाँ एक स्टोन लाइक अपीयरेंस और स्टोन लाइक ग्रोथ कर लेता है, उसे अपन फीकोलिथ कहते हैं। यही एक सबसे मोस्ट कॉमन कोज है अपेंडिसाइटिस का। बात करें जहाँ से क्वेश्चन आता है असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें अपन यहाँ, तो जो सबसे मोस्ट और कॉमनेस्ट फाइंडिंग है वो है पेन, और अपने जो क्वेश्चन है उसमें भी पेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये एक अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है इसकी, अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, सबसे पहले भी यही पाई जाती है। बात करें पेन की, तो इसका जो इसकी लोकेशन की, उसके नेचर की बात करें तो नेचर तो होता है स्पाज्मोडिक नेचर का पेन होता है इसमें। बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन होती है मैकबर्नी पॉइंट पे। ये आपको ध्यान रखना है, मैकबर्नीज पॉइंट किससे रिलेटेड है? अपेंडिसाइटिस से। इस पॉइंट पे ही पेन देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। अब अपन पता कैसे करें मैकबर्नी पॉइंट होता कहाँ पर है? तो ये अपने अम्बलाइकस है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो अपेंडिसाइटिस से एक इमेजनरी लाइन हम खींचते हैं इस टाइप से, ये अपने अपेंडिक्स, ये अम्बलाइकस। तो हम इस इमेजनरी लाइन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, इक्वली 3 पार्ट में। तो जो मैकबर्नी पॉइंट होता है वो होता है अम्बलाइकस से 2 भाग आगे एंड 1 पार्ट फ्रॉम इलियक स्पाइन। जो इलियक स्पाइन होती है आपको, जो ये अम्बलाइकस वाला पार्ट है और ये इलियक स्पाइन है। इलियक स्पाइन से अम्बलाइकस आपको इमेजनरी लाइन खींचनी है। अब 2 पार्ट फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1 पार्ट फ्रॉम इलियक स्पाइन, जो बीच में पॉइंट आएगा वो होगा आपके
मेक बर्नी पॉइंट, मेक बर्नी पॉइंट, और इसी पॉइंट पे अपेंडिसाइटिस का पेन देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप मूवमेंट करते हो तो ये पेन इंक्रीज होता है। इसके अलावा बात करें एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ आता है आपके, वो है मर्फीज ट्राइड। जो क्लासिकल ट्राइड होता है अपेंडिसाइटिस का, उसे मर्फीज ट्राइड बोलते हैं। उसमें होता क्या है ये देखते हैं अपन, कौन कौन से सिम्टम्स उसमें इंक्लूड है। सबसे पहले आता है इसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। इसके अलावा बाद में आता है नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, एंड एक होता है फीवर। ये तीन ही क्लासिकल सिम्टम हैं अपेंडिसाइटिस के, और इन्हें ही हम बोलते हैं मर्फीज ट्राइड। ट्राइड मीन्स तीन, और मर्फी ट्राइड बोलते हैं जो अपेंडिसाइटिस में तीन क्लासिकल सिम्टम होते हैं, उन्हें हम मर्फीज ट्राइड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो अपने सिम्टम होते हैं वो होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया हो गया, पेरिटोनियल इरिटेशन होता है। जब हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम यूएसजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, जो सीटी स्कैन होती है वो कन्फर्मेटिव होता है इसका। लेकिन जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें कुछ साइन देखने को मिलते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला साइन है हेमबर्ग साइन। हेमबर्गर साइन, हेमबर्गर साइन में होता क्या है, हेमबर्गर साइन में एनोरेक्सिया होता है, जो भी कोई पेशेंट का फेवरेट फूड है उसके लिए एनोरेक्सिया फॉर फेवरेट फूड। जो भी फेवरेट फूड होगा उसके लिए एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा हेमबर्ग साइन में। नेक्स्ट साइन बात करें तो दूसरा साइन होता है रोसिंग साइन। रोसिंग साइन की बात करें तो रोसिंग साइन का मतलब होता है जब भी हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट करते हैं, जब भी हम पाल्पेट करते हैं, पाल्पेट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जब भी पाल्पेट करते हैं तो पेन देखने को मिलता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो देखने को मिलता है पेन ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट। पाल्पेशन करेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में और पेन देखने को मिलेगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो ये होता है एक साइन, इसे हम बोलते हैं राउसिंग साइन। नेक्स्ट साइन की बात करें तो एक होता है ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइन की बात करें अपन तो ऑब्ट्यूरेटर साइन में जब भी हम जो हिप होती है पेशेंट की उसको इंटरनल रोटेशन करवाएंगे, इंटरनल ऑफ हिप, जब भी इंटरनल रोटेशन कराएंगे हिप का तो पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें इंटरनल रोटेशन कराने पे पेन देखने को मिलेगा, और ये इंडिकेट किसको करता है, पेल्विक एपेंडिसाइटिस को। आपको जानना है ऑब्ट्यूरेटर साइन। इसके अलावा बात करें इलियोसोस साइन देखने को मिलता है। आपको नाम ध्यान रखना है कि देखने को कहाँ कौन सी डिजीज मिलते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है इलियोसोस साइन भी देखने को मिलता है। जब भी हम एक्सटेंशन करवाएंगे आपका तो पेन देखने को मिलेगा। बेसल साइन देखने की बात करें, बेसलार साइन में होता क्या है, जब भी हम कंप्रेशन करते हैं अपेंडिक्स के पार्ट पे, अपेंडिक्स वाले एरिया पे, तो शार्प पेन देखने को मिलता है। तो ये हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइन जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। बात करें अब इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले जो पेशेंट को एनपी रखना होता है, रेगुलरली नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करते हैं, इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन करते हैं,
पोजीशन अगर आपसे पूछे, इसमें पोजीशन के बारे में अगर क्वेश्चन आए अपेंडिक्स साइट में पोजीशन कौन से देते हैं, तो पोजीशन को आपको ध्यान रखना है सेमी फाउलर या फिर नी चेस्ट, सेमी फाउलर या फिर नी चेस्ट पोजीशन, क्योंकि पोजीशन से क्वेश्चन आता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन जो इसमें ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात है ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें अवॉइड करना है, अवॉइड क्या क्या अवॉइड करना है ये देखना है। अब एब्डोमिनल मसाज, एब्डोमिनल मसाज अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप मसाज करोगे और कंप्रेशन दोगे ज़्यादा तो रप्चर होने का चांसेस होते हैं। इसके अलावा एनीमा आपको नहीं देना है, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होंगे उसकी वजह से। हॉट एप्लीकेशन भी आपको इसमें अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों तीनों बातों का ध्यान रखना है आपको। जो कि इसमें इंपॉर्टेंट आता है सर्जरी करने के बाद में जो एक क्वेश्चन आता है सर्जरी से रिलेटेड, पोस्ट सर्जिकल से, पोस्ट सर्जिकली हम कौन सा ड्रेन यूज लेते हैं अपेंडिसाइटिस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन हम इसमें यूज लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अपेंडिसाइटिस में कौन सा ड्रेन यूज लेते हैं, तो आपको देखना है पेनरोज ड्रेन। तो ये अपने इंपॉर्टेंट बातें जो भी थी अपेंडिसाइटिस की वो सारी डिस्कस की यहाँ पे। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलें। जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन था अपना कि इनमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपेंडिसाइटिस का है। तो पेन अकर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग तो नहीं देखने को मिलता, आफ्टर ईटिंग, जस्ट आफ्टर ईटिंग नहीं देखने को मिलता, तो एक टाइम बाद देखने को मिलता है। और रिबाउंड टेंडर, और वैसा भी नहीं है कि खाने से कोई ज़्यादा वो, क्योंकि आपको पता है कि अगर पिकोलिथ की कंडीशन है तो वो कभी भी पेन कर सकती है। रिबाउंड टेंडरनेस एट मकबर्नीस पॉइंट, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन सी है हार्ट बर्न से कोई रिलेटेड नहीं है। और हेमेटोमेसिस और मेलेनम ये भी इसका साइन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कोजेज इनएडिक्वेट मोटिलिटी इज टर्म्ड एज। एक गैंग्लियोनिक डिजीज है ऑफ द इंटेस्टाइन की, एक गैंग्लियोनिक डिजीज जो कि एक इनएडिक्वेट मोटिलिटी कोज करती है। कौन सी डिजीज है वो जो एक गैंग्लियोनिक होती है और मोटिलिटी इनएडिक्वेट करती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी है क्रॉन्स डिजीज, ऑप्शन सी है हिस्प्रंग डिजीज, ऑप्शन डी है डाइवर्टिकुलर डिजीज। तो बात करें अपन इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो एगेंग्लियोनिक जो डिजीज होती है वो होती है हिस्प्रंग्स डिजीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो हिस्प्रंग डिजीज एक गैंग्लियोनिक डिजीज है और इसमें जो मोटिलिटी होती है इंटेस्टाइन की वो इनएडिक्वेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं हिस्प्रंग डिजीज की। वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब हिस्प्रंग डिजीज मैंने पहले डिस्कस कर रखी है, पीडियाट्रिक का कोई एक सेशन लिया था मैंने, उस पर पूरी डिस्कस करेंगे, लेकिन वापस एक बार देख लेते हैं हिस्प्रंग डिजीज के बारे में। हिस्प्रंग डिजीज, बात करें हिस्प्रंग डिजीज की अपन, तो जो नॉर्मली जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है, जीआईटी का टोटल सभी पार्ट है, इंटेस्टाइन हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनको गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर मिलते हैं। तो इस डिजीज में होता है क्या है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, उसमें गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और पेरिस्टाल्सिस करवाते हैं। तो जिस पार्ट में भी गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नहीं होंगे वहाँ पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होंगे। पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होंगे तो जो भी कंटेंट होगा इंटेस्टाइन का वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो आगे जो कंडीशन होगी वो सीवियर होगी। और तो हमने नॉर्मली बात देखी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंटेस्टाइन में,
केवल किसी स्पेसिफिक पार्ट को छोड़कर ये कंजेनाइटल डिजीज है। वैसे किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं वो नहीं मिले, सॉरी गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ये क्या काम करते हैं? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, रिसीव इंफॉर्मेशन और पेरास्टालसिस। जब भी इंटेस्टाइन में पेरास्टालसिस मूवमेंट लाने हो तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करके ये काम करवाते हैं। लेकिन जो स्प्रंग डिजीज वाला पेशेंट रहा है उसमें जीआईटी में किसी स्पेसिफिक पार्ट में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट होते हैं। तो जहां भी ये नर्व फाइबर एब्सेंट होंगे उसके वहां फ्लूइड पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जैसे एक डायग्राम देखते हैं अपन, ये अपनी इंटेस्टाइन है, मान लो पूरे पार्ट में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है लेकिन इस पार्ट में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी फूड पार्टिकल आएंगे बॉडी से, इधर तो पेरास्टालसिस प्रेजेंट है इसलिए वो आगे जा रहे हैं, लेकिन इस जगह पेरास्टालसिस एब्सेंट है, इस जगह पेरास्टालसिस एब्सेंट है। तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है जहां भी गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट है उसके प्रोक्सिमल पार्ट में ये इकट्ठे हो जाएंगे, इस जगह ये इकट्ठे होंगे क्योंकि आगे तो नर्व पेरास्टालसिस नहीं है इंटेस्टाइन में, तो इस जगह इकट्ठे होंगे। तो यहाँ से जो अपनी वो है इंटेस्टाइन वो इस तरह देखने में मिलेगी और ये पार्ट पेरास्टालसिस नहीं है, आगे फिर वापस पेरास्टालसिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंडीशन होती है, इसमें मेगा कोलोनेसी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये यहाँ इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। क्योंकि आगे पेरास्टालसिस नहीं है तो फूड पार्टिकल आगे नहीं जा पाएंगे, और आगे नहीं जा पाएंगे तो जहाँ भी गैंग्लियोनिक कोलोन है उसके प्रोक्सिमल पार्ट में ही फूड पार्टिकल एक्यूमुलेट होंगे। ये एक्यूमुलेट होंगे तो एक यहाँ मोस्ट कॉमन साइट है वो आपको ध्यान रखनी है, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन में देखने को मिलता है मोस्टली। रेक्टोसिग्मोइड कोलोन में देखने को मिलता है मोस्टली। तो ये छोटी सी बात है कि स्प्रंग डिजीज में किसी स्पेसिफिक पार्ट में जीआईटी के इंटेस्टाइन की जीआईटी के या कोलोन के किसी पार्ट में भी गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नहीं होते हैं, उसकी वजह से पेरास्टालसिस एब्सेंट होते हैं। अब पेरास्टालसिस एब्सेंट होंगे वहां तो बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर बचे हुए एनर्जी नहीं होगी क्योंकि फूड आगे नहीं जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसके आपको ध्यान रखने हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में आते हैं वो आता है रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक स्टूल आपको ध्यान रखना है। एक तो जब भी क्वेश्चन में रिबन लाइक स्टूल का आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये देखने को मिलता है स्प्रंग डिजीज में। एक आपको ध्यान रखना है ब्लास्ट साइन, ब्लास्ट साइन भी स्प्रंग डिजीज से ही रिलेटेड है क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्ट में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नहीं है, वहाँ पेरास्टालसिस नहीं है। लेकिन जब भी बच्चा स्टूल पास आउट करेगा तो प्रेशर के साथ करेगा तो वहाँ एक ब्लास्ट साइन देखने को मिलता है। फोर्सफुल एक्सपल्शन होगा स्टूल का, इसीलिए इसको ब्लास्ट साइन बोला गया है। और रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। इसकी बात करें डायग्नोसिस की तो फिजिकल डायग्नोसिस हम करते हैं, यूएसजी करते हैं। यूएसजी में हम जो इंटेस्टाइन है वो डायलेटेड देखने को मिलती है। और जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है इसका रेक्टल बायोप्सी, ये आपको ध्यान रखना है। रेक्टल बायोप्सी इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना देख लिया कि स्प्रंग डिजीज जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पॉइंट थे उनके, वो हमने देख लिए।
बाकी ये पूरा ही मैंने समझा रखा है, एक वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पे, पीडियाट्रिक का ही है वो स्पेशल, तो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है और भी इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, हिस्पैनिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस स्टेजेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जब होती है उसमें इन्फेंसी किस पीरियड में मानी जाती है, किस उम्र में इन्फेंसी मानी जाती है। तो इसकी बात करें अपन, यहाँ ऑप्शन ए है बर्थ टू 1 वीक, ऑप्शन बी है बर्थ टू 1 ईयर, ऑप्शन सी है 4 वीक टू 1 ईयर, ऑप्शन डी है 1 to 3 ईयर। एक बार बात करते हैं इस कौन से टाइम पीरियड को क्या माना जाता है। 0 से 28 दिन का जो टाइम होता है, 0 to 28 डे का जो टाइम होता है, उसे अपन बोलते हैं न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न या फिर नियोनेट। ये भी दो टाइप का होता है, न्यूबॉर्न और नियोनेट, अर्ली एंड लेट, अर्ली और लेट। अर्ली में बात करें तो अर्ली 0 to 7 डे, लाइफ के स्टार्ट के 0 से 7 दिन को अपन अर्ली नियोनेट बोलते हैं, और लेट को 8 to 28 डे, 8 से 28 दिन पीरियड को हम बोलते हैं लेट नियोनेट। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है 1 month to 1 ईयर, 1 month to 1 ईयर, 1 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन इन्फेंट। इस टाइम पीरियड में हम बोलते हैं इन्फेंट। नेक्स्ट बात करें 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, टोडलर। 1 से 3 साल के वो बोलते हैं टोडलर। बात करें 3 से 6 साल की, 3 से 6 साल वाले को बोलते हैं अपन प्री स्कूलर। नेक्स्ट बात करें 6 से 12 साल की, 6 से 12 साल वाले को बोलते हैं अपन स्कूलर। और लास्ट अपन बात करें 12 to 18 ईयर्स, इस पीरियड में हम बोलते हैं एडोलसेंट। ये हमने पीडियाट्रिक का देखा। इसके बाद में 18 के बाद में एडल्ट आ जाता है। तो 1 महीने से 1 साल इन्फेंट, 0 से 28 दिन न्यूबॉर्न या फिर नियोनेट, 1 से 3 साल टोडलर, 3 से 6 प्री स्कूलर, 6 से 12 स्कूलर और 12 से 18 एडोलसेंट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फंसाने का काम करते हैं आपको, क्योंकि हम इनको छोटे समझ कर छोड़ देते हैं, सही डायरेक्शन नहीं ले जाते, तो छोटी छोटी गलतियां हमें सिलेक्शन से चुका देती है। तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और यही क्वेश्चन वो होते हैं जो सिलेक्शन अपना करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास होगा इन्फेंसी। जो इन्फेंसी का पीरियड है वो होता है 4 वीक टू 1 ईयर, मतलब 1 महीने से 1 साल, 4 वीक टू 1 ईयर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पाइलोरिक स्टेनोसिस द नर्स वुड एक्सपेक्ट वोमिटस टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो वोमिटिंग होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है कि कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पाइलोरिक स्टेनोसिस में वोमिटिंग होती है उसका। तो इंपॉर्टेंट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बिल्कुल आपके पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एम्स और अदर एग्जाम जो सेंट्रल एग्जाम है या स्टेट एग्जाम है वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए है वाटरी एंड क्लियर, ऑप्शन बी है येलोविश एंड बाइल स्टैंड, ऑप्शन सी है प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बाइलस, ऑप्शन डी है कॉफी ग्राउंड एपीरियंस। तो एक बार इसमें बात करते हैं अपन हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस की, HPS, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। होता क्या है इसमें, जो नॉर्मली अपना स्टोमक होता है
ये अपना कार्डियक स्फिंक्टर और यह होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। नॉर्मली पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसमें लुमेन क्लियर है, लेकिन हाइपरट्रोपिक कंडीशन में क्या होता है, जो पाइलोरिक की कंडीशन है, ये जो मसल होती है यहाँ की सर्कुलर, वो इंक्रीज हो जाती है, उनमें ओवर ग्रोथ देखने को मिलता है, और जो ये लुमेन होगा यहाँ का वो नियर हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन होती है ये, नॉर्मल कंडीशन होती है ये पाइलोरिक पार्ट, और इस कंडीशन में ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो लुमेन नियर होगा। ये कंजेनाइटल और एक्वायर्ड प्रॉब्लम होती है, इसमें नैरोविंग ऑफ पाइलोरिक पार्ट देखने को मिलता है। जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक कंडीशन है उसमें सर्कुलर जो मसल होती है, सर्कुलर मसल फाइबर जो होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का, फाइबर ऑफ पार्ट तो ये इंक्रीज हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। हाइपरट्रोफी किसमें? सर्कुलर मसल फाइबर्स में। जो पाइलोरस पार्ट के सर्कुलर मसल फाइबर है उसमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, जिससे क्या होगा, जो लुमेन होगा वो नेरो जाएगा, पाइलोरस वाला पार्ट नेरो जाएगा। अब बात करें इसमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, असेसमेंट फाइंडिंग देखते हैं। इंपॉर्टेंट है असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग, असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें तो इसमें रिकर्जिटेशन देखने को मिलता है। रिकर्जिटेशन होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड नॉन बाइलस वोमिटिंग। नॉन बाइलस वोमिट, रिकर्जिटेशन मतलब जो फूड पार्टिकल को वापस इसोफेगस के थ्रू बाहर आने को, मतलब रिकर्जिट होंगे वापस इसोफेगस तक आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जो पाइलोस वाला पार्ट है वहाँ लुमेन नेरो है। लुमेन नेरो होगा तो जो भी स्टोमक के कंटेंट है वो आगे नहीं जा पाएंगे, और आगे नहीं जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेंगे और बैकफुल होंगे। तो इसीलिए रिकर्जिटेशन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की ये कंडीशन है। आगे जो लुमेन है नेरो है, स्टोमक फुल हो जाता है, आगे कंटेंट नहीं जा पा रहा है, तो उस वजह से फोर्सफुल वोमिटिंग होगी, जिसे अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नॉन बाइलस वोमिटिंग, नॉन बाइलस वोमिटिंग का मतलब है क्योंकि जो बाइल साल्ट होते हैं, बाइल होता है वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके मिलता है, लेकिन जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो ड्यूडेनम से पहले ही है, मतलब यहाँ तक बाइल आके नहीं मिला है फूड में। जो भी फूड कंटेंट है उसमें बाइल नहीं मिला है, तो बाइल नहीं मिला तो वोमिटिंग भी होगी नॉन बाइलस। अगर ये जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ड्यूडेनम होता है या ड्यूडेनम के आगे होता, तो वहाँ जो भी वोमिटिंग हो उसमें बाइलस वोमिटिंग बोल सकते थे अपन उसको, क्योंकि ड्यूडेनम में बाइल आ जाता है, तो बाइल होगा तो उसको बाइलस वोमिटिंग बोलेंगे। लेकिन जो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वो ड्यूडेनम से पहले ही है, ड्यूडेनम से पहले है तो मतलब बाइल प्रेजेंट नहीं है कंटेंट में। जो भी फूड कंटेंट है, वोमिटिंग जो कंटेंट है उसमें बाइल प्रेजेंट कहाँ से होगा, क्योंकि बाइल खुद ही ड्यूडेनम में आके मिलता है, और ऑब्स्ट्रक्शन तो ड्यूडेनम से पहले ही हो चुका, जो भी कंटेंट वो पहले का ही है, तो वहाँ नॉन बाइलस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखते हैं ओलिव शेड मास, एक इम्पोर्टेंट है ये भी करेक्टरिस्टिक, जो ये क्वेश्चन में आते हैं बहुत बार, ये ओलिव शेड मास। इसके अलावा देखते हैं विजिबल पेरिस्टालसिस, विजिबल पेरिस्टालसिस होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें इसके डायग्नोसिस जो भी करते हैं, तो डायग्नोसिस हम इसमें करवाते हैं, एक तो यूएसजी करवाते हैं और एक्सरे करवाते हैं, जिसे बेरियम सोल करवा के फिर एक्सरे करवाते हैं। तो जो एक्सरे करवाते हैं बेरियम सोल वाला, बेरियम सोल जो एक्सरे करवाते हैं अपन, उसमें एक साइन देखने को मिलता है जो कि एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है।
स्ट्रिंग साइन। अगर आपसे पूछे स्ट्रिंग साइन कहाँ देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। यह भी एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब भी हम बाइलस उसको में बेरियम स्वेलो कराएंगे तो बेरियम यहाँ से पास आउट होगा। अब नॉर्मल होता, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल होगी लुमेन, तो यहाँ पूरे पार्ट में देखने को मिलेगा आपको बाइलस जो बेरियम, लेकिन जो इस पार्ट में है ओनली नेरो है, तो इतना सा ही यहाँ बेरियम देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रिंग जैसे आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा जब भी आप एक्सरे देखोगे। बाकी यहाँ तो पूरा कवर करेगा, यूं कवर करेगा, लेकिन यहाँ एक पतली सी लाइन देखने को मिलेगी जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रिंग साइन। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सर्जिकल प्रोसीजर यूज लेते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, उसका नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसका नाम है रामस्टेड प्रोसीजर। रामस्टेड प्रोसीजर, ये आपको ध्यान रखना है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर यूज लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने देख लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस प्रकार की वोमिटिंग देखने को मिलती है, प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बाइलस वोमिटिंग, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ब्रेस्ट मिल्क से। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी हावर्स। जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 2 आवर, ऑप्शन बी है 4 आवर, ऑप्शन सी है 6 आवर, ऑप्शन डी है 8 आवर। तो एक बार अब हम ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज की टाइमिंग देखते हैं। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज कहाँ कितने टाइम तक हम इसको स्टोर करते हैं वो देखते हैं। एक बार बात करें अपन ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज की, अगर इसको रूम टेम्परेचर पर करते हैं, रूम टेम्परेचर इसको जब भी करते हैं तो 4 आवर के लिए, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पे, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 4 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, अगर इसको रेफ्रिजरेटर में करें, रेफ्रिजरेटर, अगर इसको फ्रीज में करते हैं 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको अपन रख सकते हैं 4 दिन के लिए, 4 डे के लिए। और अगर इसको रखते हैं डीप फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में मतलब -18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको अपन 6 महीने के लिए रख सकते हैं, 6 मंथ के लिए। रूम टेम्परेचर पर 4 घंटे के लिए, रेफ्रिजरेटर में 4 दिन के लिए, डीप फ्रीजर में 6 महीने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको ध्यान रखना है। अपने जो क्वेश्चन में पूछा था वो था रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे के लिए, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। एज पर द रिसेंट WHO क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा WHO के अनुसार डिहाइड्रेशन का टाइप नहीं है। आपको WHO के अनुसार बताना है डिहाइड्रेशन का टाइप। ऑप्शन ए है नो डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी है सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी है सम डिहाइड्रेशन। तो बात करें अपन WHO के अनुसार जो डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है, नो डिहाइड्रेशन, सम और सीवियर डिहाइड्रेशन। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस देखते हैं, अगर वेल और अलर्ट है तो नो डिहाइड्रेशन, रेस्टनेस और इरिटेबल है सम डिहाइड्रेशन, लेथार्जी है, अनकॉन्शियस है पेशेंट चाइल्ड तो सीवियर डिहाइड्रेशन।
चाइल्ड की आइज़ को देखते हैं, आइज़ नॉर्मल अपीयरेंस में है, नो डिहाइड्रेशन, संकन है, सम डिहाइड्रेशन, और वेरी संकन है तो सीवियर डिहाइड्रेशन। थ्रस्ट की बात करें तो ड्रिंक नॉर्मली कर रहा है, थ्रस्ट नहीं है, मतलब प्यास नहीं लग रही तो नो डिहाइड्रेशन, मतलब प्यासा नहीं है। नो थ्रस्टी का मतलब प्यासा नहीं है। नॉर्मली ड्रिंक करेगा तो प्यासा कहाँ से होगा, तो नो डिहाइड्रेशन। थ्रस्टी ड्रिंक एक गली, मतलब थ्रस्टी है, प्यासा है बहुत ज़्यादा और पानी पी रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो सम डिहाइड्रेशन में। और अगर पानी पीने के लायक नहीं है, एबल नहीं है, मतलब पानी भी नहीं पी सकता है, इतना कम एनर्जी है, तो वो होगा सीवियर डिहाइड्रेशन में। ड्रिंक पुअरली, मतलब बिल्कुल पुअरली ड्रिंक कर रहा है वाटर और नॉट एबल टू ड्रिंक। स्किन पिंच की बात करें तो गोज बैक लेस देन 1 सेकेंड, नो डिहाइड्रेशन। गोज बैक स्लोली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जाता है तो सम, और अगर 2 सेकेंड से भी ज़्यादा का टाइम लगता है अगर स्किन पिंच करने के बाद वापस नॉर्मल होने में, तो सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन था वो है नो डिहाइड्रेशन, सम और सीवियर। लेकिन जो अपने ऑप्शन है उसमें देखते हैं क्या क्या है। नो है, सम है, सीवियर है, लेकिन मॉडरेट डिहाइड्रेशन WHO के अनुसार नहीं होता है, तो इसका आंसर तो होगा बी। लेकिन अपन इसको एक बार, डिहाइड्रेशन वाले टॉपिक को एक बार, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको एक बार सही से पूरा देखते हैं डिहाइड्रेशन के टॉपिक को। डिहाइड्रेशन का मतलब होता क्या है? डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी में पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसमें ड्राई माउथ देखने को मिलता है। ड्राई माउथ के अलावा बात करें ड्राई स्किन होती है। नेक्स्ट बात करें टीयर प्रोडक्शन कम हुआ, डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन। ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। पानी की कमी है तो यूरिन कहाँ से बनेगा? एनयूरिया भी हो सकता है। वेट लॉस होगा। और इसके टाइप्स की बात करें अपन तो टाइप्स 3 टाइप्स हैं इसके। एक तो WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO जो है 3 टाइप के, नो डिहाइड्रेशन, सम और सीवियर। नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। और आपसे अगर पूछे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, सीवियरिटी के आधार पे, तो सीवियरिटी का आधार होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये 3 टाइप का होता है। और एक टाइप और होता है जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी, बॉडी से क्या क्या लॉस हुआ है, फ्लूइड कितना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट कितना लॉस हुआ है, वाटर कितना लॉस हुआ है, इसके आधार पे बात करें तो होता है 3 टाइप का, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये 3 टाइप का होता है ऑस्मोलैरिटी के आधार पर। तो ये हमने टाइप देखे, टाइप 3 प्रकार से हैं अकॉर्डिंग टू WHO, सीवियरिटी और ऑस्मोलैरिटी के आधार पे। अगला बात करें अपन, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट। डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट किस टाइप से करते हैं? सबसे पहले बात करें प्लान ए। जो प्लान ए होता है वो होता है फॉर नो डिहाइड्रेशन, और नो डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जो भी स्टूल में पास आउट कर रहा है, फिर वॉमिटिंग कर रहा है, कोई भी कुछ चीज़ कर रहा है, तो उसमें अपन देते हैं कैसे, किस प्रकार से फ्लूइड रिप्लेस करते हैं, उसको ध्यान से देखना है। इसमें हम यूज लेते हैं ORS। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसमें हम 50 से 100 ml देंगे पर लूज स्टूल।
पर लूज स्टूल 50 से 100 ml आप उसको देते हैं। और बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है, 2 से 10 साल का है, तो उसमें अपन देते हैं 100 to 200 ml पर लूज स्टूल। और अगर 10 साल से बड़ा है तो उस कंडीशन में हम जितना पॉसिबल हो सके उतना देते हैं, लगभग 2000 ml पर 24 आवर देते हैं। तो ये हम प्लान एक ही बात की याद देखना है, अगर 2 साल से छोटा है तो 50 से 100 ml पर लूज स्टूल, मतलब यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन कंडीशन नहीं, लेकिन जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं वापस। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, अगर प्लान बी की बात करें, जो प्लान बी होता है, प्लान बी होता है सम डिहाइड्रेशन के लिए। प्लान बी होता है सम डिहाइड्रेशन के लिए। इसमें भी हम ORS थेरेपी यूज लेते हैं। अब बात करें इसमें लोडिंग डोज की, तो लोडिंग डोज जो होती है इसमें हम कॉम्बिनेशन लेते हैं लोडिंग डोज का और स्टूल रिप्लेसमेंट का, मतलब जो रिप्लेस करना है फ्लूइड को वापस भी, तो इन दोनों को मिलाकर हम इसमें ये थेरेपी देते हैं। लोडिंग डोज की बात करें तो 75 ml पर kg ORS देते हैं इन 4 आवर। 4 घंटे में 75 ml पर kg के हिसाब से ORS देते हैं। और रिप्लेसमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट में हम 10 से 20 ml पर kg पर लूज स्टूल हम देते हैं। तो जो प्लान बी है उसमें हम लोडिंग डोज और स्टूल रिप्लेसमेंट दोनों को मिलाकर चलते हैं। लोडिंग डोज 75 ml पर kg इन 4 आवर, और स्टूल रिप्लेसमेंट की बात करें तो 10 to 20 ml पर kg पर लूज स्टूल। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें तो अगर मेंटेनेंस डोज की बात करें, मेंटेनेंस डोज के ऊपर बात करते हैं इसमें, तो मेंटेनेंस डोज अपन वेट के आधार पर देते हैं। वेट अगर 1 से 10 kg है तो उसमें हम देंगे 100 ml पर kg के हिसाब से, मतलब टोटल हो गया इसमें, अगर बच्चा 10 kg का है तो 1000 ml हो गया। एग्जाम्पल बाद भी कर लेंगे सर इसका। तो आपको लेना है वेट अगर 1 से 10 kg है तो 100 ml पर kg के हिसाब से, और वेट अगर पेशेंट का चाइल्ड का है, जो भी पेशेंट है उसका है 11 to 20 kg, तो उस कंडीशन में हम उसको देंगे, क्योंकि अगर 11 से 20 किलो है तो 10 किलो तो पहले वाले, ये 10 किलो तो ये वाले, तो 10 किलो हो गया 1000 ml प्लस करेंगे। अब इसमें अगर 11 से 20 के बीच में कोई सा भी ईयर है तो उसमें 50 ml पर kg के हिसाब से देंगे एक्स्ट्रा। 10 kg का ऊपर दे दिया 1000 ml आ गया, लेकिन जो अगर 11 kg का है तो 1 kg के हिसाब से 50 ml 1050, और 12 kg का है तो 10,000 तो वो, और 2 kg का अलग से 50 × 200 तो 1100, इस टाइप से हम देते हैं। और अगर वेट है पेशेंट का अबाउट 20 kg, तो इस कंडीशन में हम उसको देते हैं 1000 ml, तो यहाँ वाले हो गए 1 से 10 kg वाले, 500 ml 11 to 20, अगर 20 से ऊपर है तो उसने 1 से 10 वाला भी क्राइटेरिया पूरा कर लिया, 11 से 20 वाला भी करा लिया, और 20 से ऊपर है, जितना भी ऊपर है तो उसको अपन 20 ml पर kg के हिसाब से देंगे। ओवर 20 kg। अब जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, मान लो 23 kg का पेशेंट है। अब इसमें हम कैसे फ्लूइड देंगे? सबसे पहले बात करें, अगर इसको टुकड़े में बात करें तो ये अगर 1 से 10 kg का होता तो इसमें हम 100 ml पर kg के हिसाब से देते हैं।
तो ये हो जाता 1000 ml। अब बात करें 11 to 20 kg के लिए, तो ये हो जाता 500 ml। अब ऊपर है ये 3 किलो, क्योंकि 23 किलो है तो 21 to 23 kg, 3 kg ऊपर है तो 3 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब हम इसको तीनों को जोड़ देंगे, 1000, 1500 और 60, 1560 ml हो गए। मतलब आपको अगर कोई 30 kg का भी है तो इसी टाइप से करना है। 1 से 10 kg के लिए तो आपको 1000 ml पर kg, 11 से 20 के लिए 500, मतलब 50 ml पर kg, और 20 से ऊपर जा रहा है तो 20 ml फिर आपको और जोड़ने हैं, 20 ml पर kg के हिसाब से और जोड़ने हैं 20 साल के ऊपर, 20 किलो के ऊपर। तो ये हमने प्लान भी देखा। और प्लान सी की बात करें, प्लान सी की बात करें तो सीवियर डिहाइड्रेशन की होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन इसमें करते क्या है वो देखते हैं। इसमें हम लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज दोनों चलाते हैं, और इसमें डोज होती है 100 ml पर kg के हिसाब से। अगर पेशेंट 1 साल से छोटा है तो उसमें 6 आवर हम इसको डोज को चलाएंगे। लोडिंग डोज की बात करें तो लोडिंग डोज इसमें होगी 1 आवर के लिए। लोडिंग डोज मतलब 30 ml पर kg के हिसाब से चलाएंगे। और मेंटेनेंस डोज चलाते हैं पर 70 ml पर kg, मतलब आपको 100 mg पर kg के हिसाब से पूरा क्राइटेरिया ध्यान रखना है, 100 mg पर kg। तो लोडिंग डोज हो गई 30 ml पर kg, और तो मेंटेनेंस होएगी 70 ml पर kg। 1 साल से छोटे के लिए 1 घंटे के लिए आपको लोडिंग डोज चलवानी है, और मेंटेनेंस डोज है वो चलवानी है आपको 5 घंटे के लिए। अगर 1 से 5 साल का है तो उसमें आपको लोडिंग डोज जो देनी है वो हाफ आवर के लिए देनी है, और मेंटेनेंस 2.5 आवर के लिए, मतलब 3 घंटे का टोटल टाइम पीरियड लगेगा इसमें। इसके अलावा जो अदर मैनेजमेंट होता है वो एंटी मोटिलिटी ड्रग हो गई, एंट्री सीक्रेटरी ड्रग हो गई, और जिंक। सबसे इंपॉर्टेंट, जिंक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना है अब जिंक का बेनिफिट क्या है। तो जिंक जो होता है वो सीवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ डायरिया कम करने में यूज लिया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया पूरे को, डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट पूरा देख लिया है। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मॉडरेट डिहाइड्रेशन जो WHO का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू WHO टाइप नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मंगोलियन स्पॉट इन न्यूबॉर्न बेबी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको मंगोलियन स्पॉट के बारे में, कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। ऑप्शन ए है डिसअपीयर अबाउट इन ए 1 ईयर, मतलब ये 1 साल में डिसअपीयर हो जाता है। ऑप्शन बी है दे आर फ्लैट ग्रे ब्लू इन कलर, फ्लैट होते हैं ग्रे और ब्लू कलर में होते हैं। ऑप्शन सी है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क स्किन्ड बेबीज, जो डार्क स्किन बेबीज होते हैं उनके किसी भी पार्ट पे पाया जा सकता है ये। ऑप्शन डी है आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंट्रल अब्यूज, ये एक पेरेंट्रल अब्यूज को इंडिकेट करता है। तो बात करें मंगोलियन स्पॉट के बारे में, मंगोलियन स्पॉट में ये सबसे मोस्टली एक तो देखने को मिलता है डार्क स्किन बेबीज में। डार्क स्किन बेबीज ये होता है, प्लेट होता है ग्रे एंड ब्लू इन कलर होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं, ग्रे ब्लू कलर में। इसके अलावा बात करें, इसका कोज होता है मेलेनोसाइट का प्रोलिफरेशन हो जाना। कोज होता है मेलेनोसाइट प्रोलिफरेशन, ये इसका कोज होता है। और इसके डिसअपीयर की बात करें अपन,
तो DC पीरियड होता है 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल के बीच में कभी भी ये DC पीरियड होता है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है मंगोलियन स्पोर्ट के। मोस्टली डार्क स्किन्ड बेबीज़ में देखने को मिलता है, जो इसमें होते हैं फ्लैट ग्रे ब्लू कलर का होते हैं मंगोलियन स्पोर्ट। और इसका कोच की बात करें तो मेलेनोसाइट प्रोलिफरेशन इसका कोच होता है। तो जो इसमें अपन क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ऑप्शन 1 है डिसेपर अबाउट इन ए ईयर, बिल्कुल सही है। ये तो 1 से 3 साल में डिसेपर हो जाता है। दे आर फ्लैट ग्रे ब्लू इन कलर, बिल्कुल राइट है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क स्किन, बिल्कुल मोस्ट कॉमनली डार्क स्किन्ड पीपल में होता है और किसी भी पार्ट में हो सकता है। ऑप्शन डी है आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज, नो बिल्कुल नहीं है। पेरेंटल अब्यूज के कोई इंडिकेट नहीं करता है ये। और ये तो ये अपनी जो मेलेनोसाइट के प्रोलिफरेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोस्टेक साइन एंड ट्रोसियो साइन आर सीन इन। चोस्टेक और ट्रोसियो साइन कौन सी डिजीज कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है हाइपोकैलिमिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैलिमिया, ऑप्शन सी है हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी है हाइपरकैल्सीमिया। तो अपन बात करें चोस्टेक और ट्रोसियो साइन की, तो ये देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। जब भी कैल्शियम में कमी होगी तो ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं। अब बात करें होते हैं क्या ट्रोसियो और चोस्टेक साइन। चोस्टेक साइन चोस्टेक साइन की बात करें, इसका मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ ऑर्बिकुलर ओकुलाई मसल। जो भी ऑर्बिकुलर ओकुलाई मसल होती हैं उसमें ट्विस्टिंग होना। जब भी हम टैप करते हैं पेशियल नर्व पे, तो जैसे ही टैप करेंगे वैसे रिफ्लेक्स होगा, जो ऑर्बिकुलर ओकुलाई मसल है वो ट्विस्ट होगी। और जो ट्रोसियो साइन की बात करें तो ट्रोसियो साइन में कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है। जब भी हम बीपी कप इन्फ्लेट करते हैं आर्म पे, तो जैसे जैसे प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे आर्म जो होती है वो फ्लेक्स होने लग जाती है, मतलब कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है। तो ये दोनों साइन हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। कोशिश की है टॉपिक पूरा कवर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।